क्या है, ठीक है क्या अभी? शुरू हो गया क्या? सबको नमस्कार। अपने कुटुंब प्रबोधन काशी प्रांत की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया है। उसमें कुछ तकनीकी कठिनाइयां आने के कारण अभी भी मेरे को पता नहीं चल रहा कि मैं जो बोल रहा हूं वो आप सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। तो ये बता सकते हैं आप कि सुनाई दे रहा है क्या मैं जो बोल रहा हूं? इसको और कुछ करना पड़ेगा, ठीक समझ में नहीं आ रहा। हाँ, नमस्कार। सुनाई दे रहा क्या जयेश भाई? अच्छा। तो ये हमारे काशी प्रांत के संयोजक है डॉक्टर सुखदेव जी त्रिपाठी। उन्होंने अभी अपने भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है आत्मनिर्भर भारत, इस संकल्पना को लेकर उनके मन में विचार आया कि ये आत्मनिर्भर भारत बनाते समय अपने इसमें कुटुंब की क्या भूमिका रहेगी। तो अभी काशी प्रांत मुख्यतः इसमें जुड़ा हुआ है, बाकी भी बंधु नई टेक्नोलॉजी के कारण उसमें जुड़े हैं। तो बाबा विश्वनाथ जी को पहले प्रणाम करते हैं। और ये कार्यक्रम यशस्वी करने के लिए जो तकनीकी सहायता लगती है, ऐसे हमारे कविता जी यहाँ पर ये सारा जिम्मेदारी संभाल रही है। सुखदेव जी और उनकी पूरी कार्यकर्ता की टीम, उनका मैं पहले बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सबको शुभकामनाएं देता हूं। बाबा विश्वनाथ जी को प्रणाम करके कुछ विचार आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। हम काशी में बैठे हैं और आत्मनिर्भर भारत का विषय है। तो प्रारंभ स्वामी विवेकानंद जी से करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कोलकाता में थे और एक है सामान्य शिक्षक, वो थोड़ा सा रोते रोते उनके पास आया। उन्होंने कहा, स्वामी जी, मेरी जो भी आवश्यकता है रोटी कपड़ा मकान, स्वास्थ्य शिक्षा अतिथि सत्कार, इतनी अपनी मुख्य आवश्यकताएं रहती है। तो इनको भी पूर्ण करने में बड़ी कठिनाई जाती है। अभी जो मेरे को वेतन मिलता है उसमें मैं ये कर नहीं पाता। तो बात है कोलकाता की। और स्वामी जी कोलकाता में उस सामान्य प्राथमिक शाला के शिक्षक को, टीचर को बताते हैं कि अरे ये रोना धोना छोड़ दो। अपने भारत में बनारस में साड़ियां बहुत अच्छी बनती है। तो आप ऐसा कीजिए कि बनारस की साड़ी लेकर उसके गाउन बनाइए और उसको अमेरिका में बेचिए। तो वो शिक्षक बोलता है, मेरा तो कोई वहां पर पहचान का नहीं है। वो बोले, मेरे पहचान के लोग हैं, मैं आपको बताऊंगा। वो लोग, माताएं गहे ये गाउन पहनती है, लेकिन उसका जो ये कपड़ा है, ये बनारस के साड़ी का कपड़ा बहुत ऊंचे दर्जे का रहता है। उसका गाउन उन्होंने कभी पहना नहीं। तो पैसे तो बहुत है उनके पास, उनको आकर्षण भी रहेगा। तो आप ये वस्तु बनाकर वहां पर बिजनेस कीजिए, बहुत कमाई होगी, आपको प्रॉफिट मिलेगा। अब विवेकानंद जी के प्रेरणा देने वाले कई संस्मरण हमने सुने हैं, लेकिन ये इस प्रकार का संस्मरण मैंने पहली बार जब पढ़ा तो मुझे बड़ा आनंद हुआ कि देखो स्वामी जी का ज्ञान कैसे सब बातों का कितने गहराई से रहता है। अभी ये जो आत्मनिर्भर वाली बात हम कर रहे हैं,
तो उसको थोड़ा इतिहास में जाना होगा। ये केवल कुटुंब का सहयोग क्या, ऐसा सीधा सीधा बताने से वो हमको ध्यान में नहीं आएगा। तो थोड़े में उसका थोड़ा सा स्मरण हम करेंगे। 1995 में ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इस संस्था द्वारा विश्व के 165 देशों ने एकत्रित आकर और ये संगठन बनाया। व्यापार से संबंधित जो भी प्रतिबंध रहते हैं उनको कम कम करते जाना। कोई भी एक चीज अपने देश में बनी वो सहज रूप से दूसरे देश में हम बेच सकते हैं। हमारे यहाँ वो बनाने में यदि उसको कम खर्चे में वो बनती है तो ये मूल आधार लेकर जिस देश में जो चीज सस्ते में बनेगी वो अधिक मात्रा में वो वस्तु बनाएंगे, और विश्व में जो लोग रहते हैं अलग अलग देशों में उनकी ये जो आवश्यकताएं रहती है विभिन्न प्रकार की, उसकी पूर्ति हम बड़े अच्छे ढंग से कर सकेंगे। ऐसा बड़ा अच्छा विचार लेकर ये कार्य प्रारंभ हुआ। अभी इसको लगभग 25 साल पूरे हो रहे हैं। तो पिछले 2-3 साल में हम अनुभव क्या कर रहे हैं कि ये जो 165 देश वहां पर इकट्ठा आए थे, चीन तो बहुत बाद में उसमें सम्मिलित हुआ, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने ही देश के हित का देखना शुरू किया। अभी अभी आपने नारा सुना होगा, ये आजकल का ही समाचार आपने पढ़ा होगा कि अमेरिका ने घोषणा की है कि 24 कंपनियों को अमेरिका में अभी व्यवसाय नहीं कर सकते। 2008 में जब बहुत बड़ी मंदी आई, डिप्रेशन आया बाजार में, तो वहां के अमेरिका के बहुत बड़े उद्योग ये चाइना में शिफ्ट हो गए। कुल मिलाकर ये चित्र ऐसे बनते गया कि पूरे विश्व में जो भी सारी वस्तुएं बाजार में आती है उसमें का सबसे बड़ा शेयर यानी 40% का शेयर ये केवल चीन का है। इतना प्रभाव उसका इन दिनों में बढ़ गया। और इसलिए फिर लोगों को ऐसे लगने लगा कि जिस हेतु से ये WTO का काम शुरू हुआ था, इसमें तो कुछ देश ही अपनी संपन्नता बढ़ा रहे हैं और हमको तो उन्हीं पर निर्भर होके जीना पड़ रहा है। तो लोगों ने फिर छोटे छोटे गुट बनाना शुरू किया, जैसे वो ब्रिक्स नाम का एक ग्रुप हम सबको पता होगा, वो ब्राजील है, रशिया है, ऐसे देश इकट्ठा आकर हम आपस में अपने व्यापार का करार करेंगे और अपने हित का ऐसा व्यापार करेंगे। ऐसा कुछ विचार आगे बढ़ा और इन दिनों में विशेष रूप से अभी हम देख रहे हैं, ये आजकल का ही फिर से अपने माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा हमने सुनी होगी कि सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो भी एम्युनिशन लगते हैं, ऐसे 101 उन्होंने शॉर्ट लिस्ट की है, वो अभी हम विदेश से नहीं बुलाएंगे, हम अपने देश में बनाएंगे। तो यदि विदेश से बुलाते हैं तो हमको उनको विदेशी चलन में, डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है। ये बड़ी कठिनाई की बात रहती है। ये अभी जो लोग पढ़ रहे हैं, अर्थशास्त्र का बैकग्राउंड है, तो ये सारी बातें समझना बड़ा आसान रहता है, लेकिन अपना जो मूल विषय है उसमें पहुंचने के पहले ये थोड़ी जानकारी हमको रहना आवश्यक है। तो आत्मनिर्भर बनना यानी सारे देशों से कट ऑफ होकर उनके साथ कोई संबंध ही नहीं रखना, ऐसी स्थिति नहीं है। अपने माननीय प्रधानमंत्री जी विश्व के अलग अलग देशों के साथ, उनके जो प्रमुख है उनके साथ मित्रता बढ़ाकर अपने देश के हित के लिए, अपने देश का रोजगार बढ़ेगा,
अपने देश की सर्व प्रकार की आर्थिक उन्नति होगी। ऐसा व्यापार हम कैसा कर सकेंगे, इसके बारे में बहुत अच्छे कदम ले रहे हैं, निर्णय बहुत अच्छे हो रहे हैं। तो तकनीकी बात हम धीरे धीरे उसका अपना स्वाध्याय बढ़ाकर अध्ययन करके समझने का प्रयास करते जाएंगे। जैसे गल्फ कंट्रीज के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ अपने संबंध अभी अच्छे बढ़ रहे हैं। उनके ध्यान में आ गया कि ये जो तेल का, ऑयल का सप्लाई हम सारे विश्व में करते हैं, तो ये कितने दिन कर सकेंगे, आने वाले दिनों में हमको कठिनाई हो जाएंगी। तो इसके लिए हमको दूसरी कुछ और व्यवसाय शुरू करने आवश्यक है। तो ये सोचकर और अपने भारत के प्रधानमंत्री जी सऊदी अरेबिया के प्रमुख, उनके साथ अच्छी मित्रता होकर ये व्यापारी समझौते भी अच्छे हो रहे हैं। या ऐसे तेल खरीदी करते समय और डॉलर से पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं, तो रुपए में पेमेंट करना, ऐसे अपने व्यापार के लिए अनुकूल ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन पर ये एक नया कदम हमने उठाने का निर्णय लिया है अपने सारे इतने 130 करोड़ देश ने। उसमें अभी हमारी भूमिका क्या है, तो अभी सीधा हम अपने से संबंधित विषय पर आएंगे। ये व्यापार वाला जो मामला है वो तो ठीक है, लेकिन ये जो पहला शब्द है आत्मनिर्भर भारत, तो प्रारंभ यहां से करेंगे कि हम स्वयं आत्मनिर्भर है क्या। तो तीन बातें रहती है, एक तो है आत्मनिर्भर, दूसरा है हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, और तीसरा है परस्परावलंबन, इंटरडिपेंडेंट। तो वास्तविक अच्छी स्थिति यही है कि हम इंटरडिपेंडेंट रहना, उसमें अपना भी लाभ है और लोगों का भी लाभ है, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। आज चीन जो सारे विश्व में हावी हो गया है, ये स्थिति ठीक नहीं। तो ये सारे विश्व के ऐसे जो जागरूक देश है, उन्होंने जैसा अमेरिकन प्रेसिडेंट ने घोषणा की, बी अमेरिकन बाय अमेरिकन, वैसे हमारे भी नेताओं ने ये आह्वान किया है। तो अभी अपने घर से हमारे सारी छोटी छोटी बातों से हम आत्मनिर्भरता इस विषय को, हमारा योगदान क्या रहेगा, इस पर सोचना थोड़ा सा प्रारंभ करें सब मिलकर। तो जैसे छोटा बालक रहता है, जन्म लेता है, उसको अपने पैर पर खड़ा भी नहीं होना संभव रहता है, तो वो दूसरी की सहायता लेता है, उंगली पकड़कर ऐसा फिर खड़ा होता है। फिर उसके शरीर में सारा बल आने के बाद 1 साल के बाद अपने पैर पर वो चलना प्रारंभ कर देता है। फिर खाना पीना ये वो ऐसा होने के कारण हमारा वजन बढ़ते जाता है। अभी आत्मनिर्भरता का पहला सूत्र यदि हमको लगाना है, तो हमारी जो शारीरिक मानसिक स्थिति है, उसके लिए एक 4 प्रकार की कसौटियां हमने अपने स्वयं के लिए लगा के देखने की आवश्यकता है। यहां से हम प्रारंभ करेंगे, फिर और भी बातें करेंगे। तो पहली बात क्या है, यदि हम जमीन पर बैठे हैं, तो जमीन को बिना हाथ लगाए, जमीन का आधार लिए बिना क्या हम खड़े हो सकते हैं, उठ सकते हैं जमीन से? तो ये जो शरीर का अपना वजन है, इसको मैं कंट्रोल कर रहा हूं। जो अंदर मैं बैठा हूं इस शरीर के, मैं यानी शरीर नहीं हूं। नहीं तो फिर वो जो पैर या हाथ एम्प्यूट होता है, उस समय तो मैंने मर जाना चाहिए था, कुछ नहीं होता मेरे को। हाथ काट दिया, पैर काट दिया, फिर भी मैं बढ़िया काम कर सकता हूँ दूसरे कुछ ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट करके। तो इस देह को अपने संतुलित रखना, ये पहली टेस्ट रहेगी। सामने पैर करके अपना सर हम अपने घुटने को लगा सकते हैं क्या? फिर जब हम बैठते हैं तो हमारी रीढ़ सीधी है क्या? ये 3 बातें अपने शरीर से संबंधित है आत्मनिर्भरता के। और तीसरी अपने मन से संबंधित है। क्या हमारा घर में जब
बोलचाल चलती है, बातचीत करती है, तो बहुत चिड़चिड़ापन रहते हैं, का गुस्सा हो जाएगा छोटी छोटी बातों के ऊपर। तो समझना चाहिए कि दूसरे लोग नहीं, हमारे में कुछ कमी है। तो जैसे वो गुजराती का वाक्य मैं बार बार बताता हूं, तमे प्रसन्न रहो, नहीं तो તમારો डॉक्टर प्रसन्न रहे छे। तो सबसे शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तो सबसे पहली बात ये रहती है कि हम अपने स्वयं को स्वस्थ रखेंगे। दूसरे ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता ही नहीं। आयु अनुसार थोड़ी आएंगी, लेकिन वो कितने कम से कम रहेगी निर्भरता, ये एक मन का निश्चय हमने करने की आवश्यकता है। तो उसका लाभ क्या होगा? ये जो आजकल मेडिकल सर्विसेज और उसमें फॉरेन की गोलियां, ये वो मेडिसिन्स, अलग अलग प्रकार के बहुत बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब जो हमको व्यवस्था करनी पड़ती है, तो उसकी आवश्यकता ही नहीं। ये भारत की सोच है, कम से कम निर्भरता। फिर पश्चिम की सोच उपभोगवाद की है। तो मुझे याद है अपने भारत के मानव संसाधन मंत्री रहे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, वो नागपुर आए थे और ये जो कोरोना के काल में रामायण महाभारत बताया, वो नहीं, जो पहला लॉन्च हुआ, पहले बार दूरदर्शन पर रामायण प्रारंभ हुआ, उस समय की बात है। उस समय उनके घर में जो बर्तन मांजने के लिए, बाकी सब छोटा छोटा काम करने के लिए जो नौकरानी आती थी, तो वो भी हर रविवार को रामायण शुरू होने के पहले घर में पहुंच जाती थी। सब बर्तन वर्तन मांज कर, उस समय तो हर घर में टीवी नहीं था ना, मुरली मनोहर जोशी के घर में टीवी था, तो वो रामायण देखने के लिए बराबर जल्दी जगकर सारा काम करके टीवी के सामने बैठ जाती थी। अब ऐसे 4-5 रविवार उसने रामायण के ये एपिसोड ये सारा देखा, और बाद में वो 1-2 रविवार हुए, साथ में अपनी बेटी को भी लाती थी, तो बेटी को लाना बंद कर दिया। तो डॉक्टर जोशी जी ने, उनकी माता जी ने उनको पूछा, अरे तू ये रामायण देखने के लिए अपनी बेटी के साथ आती थी, तो अभी वो बेटी को साथ में क्यों नहीं लाती है? तो उसका जवाब बहुत बढ़िया है। वो बोलती है कि मेरा बजट बिगड़ जाता है। तो मुरलीधर जोशी जी बोले, अरे बजट वगैरह बनाना तो ये हमारा सरकार का काम है, आपका क्या है बजट का? तो बोले नहीं, ये जो रामायण बताते हैं, तो उसके बीच बीच में अलग अलग प्रकार की एडवर्टाइजमेंट रहती है, और मेरी बेटी युवती है, वो सारे वहां के एडवर्टाइजमेंट देखकर उसके लिए जो उपयुक्त ऐसा वहां पर दिखाते हैं, घर जाकर मेरे को मेरा दिमाग खाती है। बोलती है ये मेरे को खरीदी करके दीजिए, ये मेरे को खरीदी करके दीजिए। तो जो आपके घर में ये सारा मेहनताना करके, हाँ, मैं कमाती थी, उसमें मेरा अच्छा घर चलता था, तो ये तो वो टीवी की एडवर्टाइजमेंट देखकर नई नई मांग करती जाती है, मेरे को ये संभव नहीं होता, इसलिए मैंने उसको लाना ही बंद कर दिया। तो ये पश्चिम का विचार है कि आपकी जरूरतें बढ़ाते जाना। जरूरत मुख्य क्या है? हमारी जो आवश्यकताएं रहती है, जैसे मैंने बताया, रोटी कपड़ा मकान, स्वास्थ्य शिक्षा अतिथि सत्कार, ये अपने घर के सारे जितने भी सदस्य हैं उनकी पूर्ति करना, ये तो जिम्मेदारी है परिवार के मुखिया की। लेकिन ये करते समय चैन में, मौज मस्ती में, और अकारण एक चप्पल से होता है, एक जूते से होता है, तो 4-4 प्रकार के जूते ले रहे, यानी ऐसा लंबी हम सूची बना सकते हैं कि वास्तव में हमको आवश्यक है उतना ही हम लेते हैं या ज्यादा लेते हैं। तो बाद में डॉक्टर मुरलीधर जोशी जी ये सारा आर्थिक विकास का विषय के ऊपर जब भाषण देते थे, तो एक बहुत सुंदर उपयोग वो करते थे, जो हमारे आत्मनिर्भर भारत बनाने में हमारी भूमिका क्या है। तो पहला सूत्र हमने ध्यान में रखना चाहिए
कि संयमित उपभोग, ये मानसिकता हमने बननी चाहिए। अपने यहाँ पर जो बहुत बड़े बड़े उद्योजक हुए उसमें टाटा बिड़ला जी का नाम हम सबने सुना है। उसमें घनश्याम दास जी बिड़ला, उन्होंने, उनका बेटा है वसंत नाम का, वसंत कुमार, 1934 में लिखा हुआ पत्र मेरे पढ़ने में आया। कल मैं हमारे पूरे भारत के 44 कुटुंब प्रबंधन के संयोजकों को वो भेजने वाला हूं। उसमें भी उन्होंने यही बात की है कि आपके पास धन रहेगा लेकिन उसको मौज मस्ती में खर्चा मत करना। रावण ने मौज मस्ती की, राजा जनक ने सेवा की। इस धन का उपयोग दुखी पीड़ित लोगों की सेवा के काम में लाना, अपने स्वयं पर जितना आवश्यक है उतना ही खर्चा करना, ज्यादा खर्चा चयन मौज मस्ती में नहीं करना। 1934 का बहुत सुंदर पत्र है, अपने सुखदेव जी त्रिपाठी जी को कल मिल जाएगा वो। तो ये हमारी भूमिका है, यानी कुछ हमने प्रगति करना ही नहीं क्या, लाना ही नहीं क्या, नहीं, ऐसा नहीं है। अभी ये अर्थशास्त्र की जो संकल्पना है, जीडीपी नाम से चलती है, अपने देश का उत्पन्न कितना है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, उसका कुछ हिसाब किताब रखने की बातें, वो सारे शब्द ऐसे चलते हैं। तो वो जो कल्पना है वो भी सही नहीं है। ऐसा एक विचार विश्व स्तर पर प्रारंभ हो गया। भूटान नाम का देश है, आप सबने उसका नाम सुना होगा। वो तो मुख्य रूप से टूरिस्ट देश ही है, वहां पर बहुत विश्व के सारे लोग और टहलने के लिए टूरिस्ट के रूप में जाते। बड़ा सुंदर देश है, प्रदेश है। वहां की विशेषता क्या है? वहां पर शाम को 5 बजे के बाद एक भी व्यक्ति धन कमाने का कोई भी काम नहीं करता। धन कमाने का कोई भी काम नहीं करता। अब देखिए, पूरा देश का यह अनुशासन है, और वो क्यों नहीं करता? वो बोलते हैं दिन भर में काम करके हमने कमा लिया, अब ये कमाने के बाद उसका आनंद लेने के लिए हमारे परिवारजनों के साथ रहना चाहिए ना। मैंने कितने युवक, मेरे 32 साल में कॉलेज में था, प्रोफेसर लोग देखे हैं, बिजनेसमैन देखे, प्रोफेसर का तनख्वाह अच्छा है फिर भी एलआईसी की एजेंसी लेंगे, ट्यूशन क्लास चलाएंगे, और 10-15 साल ऐसा कमाने के बाद फिर ये ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कमर का बेल्ट, न जाने कितनी प्रकार की व्याधियां। तो जितना कमाया उतना मेडिकल पर खर्चा कर दिया। इसको विजडम बोलेंगे क्या जी? बुद्धिमानी बोलेंगे क्या? तो ये कोई विवेक नहीं है। हमने जैसा इसके पूर्व भी बोला था कि कुटुंब प्रबोधन में जो छोटे छोटे गुणों की आवश्यकता रहती है, उसमें ये विवेक नाम का गुण है, उसको समझने की आवश्यकता है। इसलिए सारे विश्व में अभी एक नया संकल्पना आ रही है, ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स। तो हमारे को सुख मुख्य रूप से, हमारे को जैसा देह है वैसा मन है, बुद्धि है, और उसके परे आत्मा है। तो ये चारों का सुख हमको मिलना चाहिए। और इसीलिए अपने भारतीय संस्कृति में वो 4 आश्रम की व्यवस्था है। उस 4 आश्रम की व्यवस्था को समझकर हमने अपना खर्चा रखना चाहिए, हमने अपनी आवश्यकताओं को तय करना चाहिए, निर्णय लेने चाहिए। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो गृहस्थी जीवन में अपनी आवश्यकताएं बढ़ेंगी, लेकिन हमने अपने व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर कम से कम खर्चा करना, इसकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी ये लॉकडाउन के दरमियान थोड़ा मैंने अपने मित्रों को मोबाइल पर बात करके पूछताछ किया
क्या भाई साहब कैसे चल रहा है? तो बड़ी बड़ी कठिनाइयां आई हैं। एकदम नए प्रकार का विश्व ऐसे ये कोरोना के काल के बाद हमको देखने को मिलेगा। बड़े बड़े शहरों में जो नौकरियां थी वहां के मजदूर गांव में चले गए हैं। अपने सौराष्ट्र प्रांत के संयोजक है डॉक्टर कुमन भाई, प्रिंसिपल है एक कॉलेज के, उनके साथ मैंने बातचीत किया तो उन्होंने बताया ये जो शहर से मजदूर वापिस खेती पर अपने गांव में लौट गए हैं, वो दूसरा कुछ पर्यायी ऐसा अपने लिए खोज रहे हैं और उनको ध्यान में आ रहा है कि अरे हम अपने ही यहाँ बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं अपने गांव में रहकर। अभी परसों उत्तर प्रदेश में ऐसे ही, अभी ये काशी भी उत्तर प्रदेश में आता है ना, वहां पर फोन पर बात हुई। अपने मेरे पास जैसे कुटुंब प्रबंधन गतिविधि की जिम्मेदारी है, ऐसे ग्राम विकास की जिम्मेदारी अपने डॉक्टर दिनेश जी के पास है। उनके साथ परसों बात किया, मेरठ में थे वो, तो उन्होंने भी यही बताया कि जो हमने काम करने के लिए 10 साल लग सकते थे, वो ये 6 महीने में हो गया काम। ऐसे एक मित्र के साथ बात किया, उसने बताया कि वो सोच रहा है कि अभी गन्ने से गुड़ बनाने का एक छोटा अपना उद्योग ये चलाने का उसका मन बन गया है। तो रोने का काम नहीं करना, हमको जो भी परिस्थिति आती है उस परिस्थिति का सामना करते हुए ये कई प्रकार के पर्याय ऑल्टरनेटिव्स ये है। जैसे हमारे नागपुर के मित्र है, उन्होंने सोलर पर वो काम करते थे, वो जॉब करते थे, तो 10 मित्रों ने इकट्ठा आकर अभी अगरबत्ती बनाने का व्यवसाय शुरू कर दिया। अगरबत्ती बनाने का व्यवसाय। मैंने कहा अरे भैया थोड़ा सा जरा पूछताछ कर लिया, देखा ना कैसा निर्णय लेने के पहले? तो उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि अगरबत्ती जो चीन से आती थी, हमको मालूम है चीन से पतंग आती थी, मांझा आता था, न जाने कितनी सारी बातें आती थी, तो भारत सरकार ने निर्णय लिया कि अगरबत्ती हम अपने देश के लोग बना सकते, वो बनाएंगे। तो उन्होंने 10 युवक इकट्ठा आकर वो उद्योग शुरू कर दिया। तो कुटुंब प्रबोधन इस नाते से हमको व्यापक रूप से जो पहला काम करना है वो मानसिक भाव जागृत करना कि हाँ, अपना ये 130 करोड़ का देश अपने पैर पर खड़ा हो सकता है, आत्मनिर्भर हो सकता है। और ये आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की जो भूमिका है, सरकार के जो निर्णय हैं, उनकी जो सारी योजनाएं हैं, सारी बातें अभी यहाँ पे मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन हमने उसका अध्ययन करने की आवश्यकता है। बहुत अच्छे अच्छे निर्णय भारत सरकार ले रहा है, उसे मेरे से संबंधित ऐसा क्या है, मैं इसमें क्या कर सकता हूं। कई प्रकार की सुंदर सुंदर सुविधा है, बैंक की फैसिलिटीज है, लोन की फैसिलिटीज है, नए नए उद्योग शुरू करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है उसकी सुविधाएं हैं, किसानों को कई प्रकार के बहुत अच्छे योजनाएं उनकी है, उनकी सारी जानकारी हमने ले लेना। अपने महाराष्ट्र में एक बारीपाड़ा नाम का गांव है, वहां पर अपना एक कार्यकर्ता है चैतराम पवार, एमकॉम की परीक्षा किया और बहुत अच्छा उसको जॉब ये शहर में आकर धुलिया के पास ऐसा छोटा सा जनजाति का गांव है, बस 100 100 150 200 घर वाला। मैं जाकर आया वहां उस गांव में, लेकिन उसने क्या तय किया कि नहीं, मैं गांव में ही रहूंगा और गांव को आत्मनिर्भर बनाऊंगा। अभी तो आत्मनिर्भर गांव ये भारत की घोषणा मोदी जी ने अभी की है, लेकिन ये मैं आपको बात बता रहा हूं 8-10 साल पुरानी। हमारे मित्र चैतराम पवार, उनको बहुत बड़े बड़े पुरस्कार मिले हैं, गांव बड़ा देखने लायक है, सुंदर है। उन्होंने बताया उनके गांव में अपने मित्रों को साथ लेकर, बच्चे स्कूल में भी जाते नहीं थे, तो ये सब मित्रों ने टोली बनाई अपनी
और एक एक घर में जाकर बनाया कि कल सवेरे 11 बजे पाठशाला शुरू होती है, तो आपका लड़का हमको स्कूल में दिखना चाहिए। यदि नहीं दिखा तो आपको 5 रुपया दंड लगेगा, फाइन लगेगा। तो बोले मास्टर जी पढ़ाने के तो आते नहीं हैं, तो स्कूल में भेज के होगा क्या? तो बोले वो हमको नहीं मालूम, हमको आपका बेटा स्कूल में दिखना चाहिए। फिर वो मास्टर जी को मिले। मास्टर जी को उन्होंने कहा, भाई साहब आप हमको स्कूल जब शुरू होती है उस समय स्कूल में दिखने चाहिए। यदि आप स्कूल में नहीं दिखे तो आपको 10 रुपया दंड होगा। तो बोले अरे बच्चे आते नहीं, मैं स्कूल में आकर क्या करूं? वो हमको नहीं मालूम, आप वहां पर हमको दिखने चाहिए। तो संस्कारित जनता के 12 सत्ता पर अंकुश रखवाना, ऐसे एक अपने गीत की पंक्ति है। ये समाज जागरूक हो गया कि अपने घर की सारी जो गांव की जो सारी व्यवस्थाएं हैं, स्कूल है, बाकी सारी बातें, वो सब ठीक ठाक अच्छी चलनी चाहिए, मेरी निगरानी रखना वहां। बस ये केवल एक संदेश से बहुत बढ़िया स्कूल वहां पर प्रारंभ हो गई। गांव में 40 दारू की भट्टियां थी, घर में दारू बनती थी, लोग व्यसनाधीन थे। इन युवकों ने उनको उसके लिए एक पर्यायी व्यवस्था कर दी। वो जो जिस फूल से वो दारू बनाते थे उससे तेल भी बन सकता है। तो पूना में अपने इंजीनियरिंग के मित्रों के साथ बात करके एक बहुत अच्छा यंत्र बनाया, और उसके आधार पर जो दारू के बजाय उसका तेल बनाना, वो विद्या उन्होंने वहां पर सीख दी। घर में लोगों ने सोलर कुकर का उपयोग करना, उसका प्रशिक्षण दिया। तो उसकी बड़ी मजेदार कहानी है। अपने आईआईटी पवई के कुछ छात्रों ने ये जो सोलर का केवल एक सिंगल पैनल पर सोलर कुकर चलता है, तो उसको और आईने लगाकर एक बड़ा सुंदर मॉडिफाइड ऐसा सोलर कुकर उन्होंने बनाया। क्यों? कि सूरज भगवान घूमते रहते हैं ना, तो वो एक बार यदि रख दिया सोलर कुकर धूप में, तो सूरज कहीं भी गया तो भी उसकी किरणों को पकड़ना, और कुकर में जो भी रखा है उसको अच्छा उबालना, वो सारी इंतजाम, वो टेक्नोलॉजी उन्होंने विकसित किया। और इनके गांव में ये चैतराम जी के माध्यम से ये सारो उनको प्रस्ताव रखा कि इसको रखिए आप। तो वो बता रहे थे, बड़ा सुंदर किस्सा बता रहे थे। अब गांव में हैं और रविवार को तो मुर्गी उर्गी काट कर खाते हैं तो उन्होंने बताया जनजाति के लोग हैं। उन्होंने बताया वो जो इंजीनियर आया था अपना सोलर कुकर लेके, तो उसको पूछा इसमें मुर्गी उर्गी पकती है क्या? तो बोले भैया मैंने तो अपना दाल और चावल ये पकाकर देखा है, दूध भी बढ़िया गर्म होता है वो देखा है। ये मूंगफली के दाने, इसको भूंजने के लिए दूसरा कुछ करना नहीं पड़ता, आप रख दो उसमें, बहुत बढ़िया भूंज कर बन जाते हैं। भूंजने की अलग हाथ चलाने की जरूरत नहीं, आप रख दो केवल सोलर कुकर में अंदर, वो बढ़िया भूंज कर सुंदर बनते हैं। तो ये सब तो किया है, लेकिन ये मुर्गी वाला हमने करके नहीं देखा है। तो ये सोलर कुकर मैं आपके पास रखता हूं, आने वाले रविवार को आपको उसमें मुर्गी का कुछ करना है तो कर लो, देख लो। और उन्होंने वो प्रयोग करके देखा, अरे बहुत बढ़िया हो गया वो, हाँ दीजिए बोले। तो ऐसे छोटे छोटे उपक्रम, यानी कुल मिलाकर आने वाले दिनों में सरकार को जो निर्णय लेना है उसमें उन्होंने क्या करना है, जनता की भी ये मांग रहेंगी, वहां से भी निर्णय बनेंगे। तो मुख्य रूप से जो आने वाले दिनों में अभी हमारी जो आर्थिक नीति रहेंगी उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव ये लाने की जो आवश्यकता रहेगी, उसका फोकस क्या रहेगा? तो सारे हमारे आर्थिक विकास के जो भी निर्णय रहेंगे उसमें ग्राम केंद्रित सारी सुविधाएं हमको देनी पड़ेंगी। कृषि आधारित, अपने पूजनीय सरसंघ चालक थे सुदर्शन जी, वो बड़ा सुंदर वाक्य
ये आर्थिक विकास के बारे में बताते, उसको फिर से याद करना पड़ेगा। गो आधारित कृषि और कृषि आधारित उद्योग, इसको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। गांव के लोगों ने अभी आलसी नहीं रहना। कुटुंब प्रबोधन का, अपने कुटुंब का योगदान क्या है, तो हमने जो 6 बातें अपने घर से निकाल देने को कहा है उसको याद करना। उसका पहला बिंदु कौन सा है? आलस्य। सरकार के ऊपर निर्भर रह के हमने अपने विकास की योजना की सोचना, ये भी ठीक नहीं है। हम अभी जो छोटे छोटे मैंने उदाहरण बताए, हाँ मैं अपने पैर पर खड़ा हूंगा, तो ये भाव जागरूक करना, ये आत्मविश्वास जागरूक करना, ये कुटुंब प्रबोधन गतिविधि की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सुखदेव जी ने इस विषय को लिया, बहुत अच्छा किया। तो ग्राम केंद्रित, कृषि आधारित और विकेंद्रित अर्थव्यवस्था, हमने ये पश्चिम का जो मॉडल था उसके आधार पर विकास करने का प्रयास किया, लेकिन उसमें क्या हुआ, तो उसमें विषमता ही बढ़ी। गरीब अधिक गरीब हुआ, अमीर अधिक अमीर हुए। विश्व के रंगमंच पर बाकी सारे देशों में अलग अलग प्रकार की आर्थिक समस्याएं निर्माण हुई, और चीन अकेला, अभी बताया ना, विश्व में जितनी भी वस्तुओं का सप्लाई होता है उसमें 40% शेयर ये केवल चीन का है, क्योंकि सारे उद्योगों का कंसंट्रेशन वहां पर हो गया। ये चित्र ठीक नहीं है। हम केवल दाहिने ही हाथ से अपने उसको, दाहिने हाथ को मजबूत करेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। इसलिए पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने जो आह्वान किया था, हर हाथ को खाम, हर खेत को पानी, तो हर एक को रोजगार तभी संभव है। हमारे यहाँ पे जनसंख्या, युवा जनसंख्या विश्व की तुलना में बहुत अच्छी है, सबसे ज्यादा है, बड़ी है। तो उनको सबको पहला काम ये होगा कि उद्यमी बनना पड़ेगा, ये स्टेटस से बाहर आना पड़ेगा। व्हाइट कॉलर जॉब की जो हमको आदत थी, नौकरी करने की मानसिकता से बाहर आना पड़ेगा। स्वयं रोजगार बहुत बड़े पैमाने पर ये निर्माण करने होंगे, और ऐसा एक भाव जागरण करके सरकार जो सहायता देगी, बाकी कुछ देगा, उसमें करना जरूरी है। समग्र ध्यान हमको रखना आवश्यक है। अभी कभी आपको यदि समय मिला तो आप जरूर दलाई लामा जी का, पूज्य दलाई लामा जी का एक किताब है, उस किताब का नाम है माय पीपल माय कंट्री। इसको जरूर पढ़िए। उन्होंने बताया कि केवल हम अपने आध्यात्मिक साधना में ही रमे रहे, राष्ट्र इस नाते से जो सुरक्षा की सारी बातें रहती है वो उसकी ओर हमने ध्यान नहीं दिया। विश्व में जो सारा चल रहा है उसकी ओर हमारा ध्यान चाहिए। ये जो विस्तारवादी, ऐसा एक विशेषण चाइना को लगाया, तो उसका पहला भक्ष कौन बना? ये तिबेट बना। उसकी बड़ी रोमांचकारी कहानी, दर्द भरी है, लेकिन वो माय पीपल माय कंट्री इस पुस्तक में पूज्य दलाई लामा ने जी लिखी है, उसको पढ़िए आप। ये लोग पहुंचे वहां पर और सेवा के नाम से गए थे, हम आपको तिबेट में रास्ते बना कर देंगे, इलेक्ट्रिक के खंबे बना कर देंगे, ऐसी सारी बातें बनाकर सुविधाएं की, और एक ही दिन वो सारी सेना के माध्यम से तिबेट पर अपना कब्जा कर लिया। मूल रूप से कहानी उसको पढ़िए। तो अपनी स्वतंत्रता यदि कायम रखनी है तो सब प्रकार से सुरक्षा, इस विषय के बारे में जैसे आज हम सजग है ऐसे बने रहना। मैंने आपको बताया था अपने भारत का जो कच्छ का प्रदेश है, सीमा पर लगा हुआ, पाकिस्तान से लगा हुआ, वहां पर मैं गया था और प्रत्यक्ष सीमा पर अंदर जाकर भारत सरकारी अनुमति लेकर वो सारा प्रदेश देखने के लिए गया था।
अपनी सैनिक की छावनी में पहुंच गया था। वहां पर एक फलक मैंने पढ़ा, बहुत सुंदर फलक लगा था वहां पे। वो फलक पर क्या लिखा था? सीमाएं हमारी जिम्मेदारी है, सीमाएं हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन जिम्मेदारी की कोई सीमा नहीं। अब देखिए, ये पुलवामा में जो हुआ, अपने सैनिक बलिदान हुए, तो सैनिकी वेश एक बार परिधान करने के बाद जिंदा रहूंगा मर जाऊंगा पता नहीं, बलिदान देने की हुतात्मा होना पड़ा हो जाऊंगा, इतनी बड़ी कीमत देने का साहस वो करते हैं। और 24 घंटा हमको पूरी अपनी सीमा पर रक्षा का, सीमाएं हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन जिम्मेदारी की कोई सीमा नहीं। हम जो भारत के अंदर अपने गांव में, शहर में रहते हैं, उनके भी मन में ये आत्मनिर्भर भारत हम सब मिलकर बनाएंगे, इस भाव का जागरण मेरे देश में जो बनेगी वो बहुत अच्छे, बढ़िया, उत्कृष्ट गुणवत्ता की चीज ऐसे में बनाऊंगा। और इसके आधार पर बहुत सुंदर सुंदर काम चल रहे हैं। हमारे एक मित्र हैं, अपने कुरुक्षेत्र के पास भारत सरकार का एक गो अनुसंधान का केंद्र चलता है। देशी गाय के ऊपर वहां पर बहुत अच्छा अनुसंधान चल रहा है। मैं मेरे मित्र के साथ बातचीत कर रहा था, तो उसने बताया, आपके अभी ये जो सारी परिस्थिति बदल गई है, तो विश्व रंगमंच पर आपके ध्यान में आएगा कि भारत की नस्ल जो है, भारत की गाय जो है, अलग अलग प्रकार की उसकी नस्ल है, वो कैसी लाभकारी है, उसके ऊपर ही हमारा सारा रिसर्च, संशोधन चल रहा है। अपने पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के गांव के पास, वृंदावन के निकट, भारत सरकार का एक गोट रिसर्च का सेंटर है, बकरी। तो वहां मैं गया था मेरे प्रवास में। अब हमको दूध का पनीर ये तो मालूम है, गाय के दूध का पनीर बनता है, भैंस के दूध का ये बनता है, चीज बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, बड़े चाव से लोग खाते हैं उसको। अब मैं जब वहां पर गया था, तो वो जो डायरेक्टर बैठे थे, उन्होंने मेरे को पूछा, भाई साहब आप बकरी का दूध पियेंगे क्या? मैंने कहा हाँ, बड़ी खुशी से पीऊंगा मैं। बाकी समय तो हमको गाय का और भैंस का ही दूध पीना पड़ता है, आज बड़ा सुंदर योग आया है। तो उन्होंने अपने घर से, ऐसे ही शाम के समय गया था, बढ़िया पैकी क्वार्टर से दूध मंगाया बकरी का, बड़ा डाइजेशन के लिए हेवी रहता है, एक गिलास ये गाय का दूध सहज पी लेंगे हम, बकरी का नहीं पी सकते। तो उन्होंने फिर सारा वो सारी व्यवस्था बताई, और वो बोली हम रिसर्च कर रहे हैं कि गाय के दूध से बहुत अच्छा पनीर और बहुत अच्छी चीज ये बन सकती, कि हाँ सफल हो रही है। ये बकरी के दूध से और भी सारी जो बातें हैं, वो उसके अपने स्वास्थ्य के लिए कैसे लाभकारी है, क्योंकि बकरी सब प्रकार के ये पाला खाती है, तो उसको बहुत अच्छा मेडिसिनल प्लांट्स वो भी खा लेती है। हमको पता नहीं, हर वो अपने को सुभाषित मालूम है ना, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभ। तो एक भी मूली, एक भी पत्ता ऐसा नहीं है कि जो औषधि नहीं है, ऐसा वो हमारे सुभाषितकार बताते हैं। तो बकरी वो खाती है सब, और उसके दूध में वो गुण आते हैं। तो वहां पर भारत सरकार की ओर से रिसर्च चल रहा है। तो हम ये जो सारी संपदा है अपने पास, अपने संतों की वाणी, अपने सद्गुणों को बढ़ाना, ये जो सारी सामाजिक गलत मान्यताएं हैं, बेटा बेटी, हाँ, आपने जो इसके पूर्व भी आपने विषय सुने हैं, तो मैं वो जो बार बार पूछता हूं कि लता मंगेशकर बेटा है कि बेटी है, उसने अपने देश का नाम बड़ा किया कि नहीं? तो जिसके कारण अपने घर में एकात्मता बढ़ेगी, ऐसे जीवन मूल्यों को प्रोत्साहन देना। अपनी मुख्य रूप से 4 बातें कुटुंब प्रबोधन इस नाते से हमने याद रखना। आत्मीयता, हम जहां रहते हैं आपस में अच्छे संबंध,
अपने अड़ोस पड़ोस के साथ हमारे आत्मीयता के संबंध, हमारा घर जिनकी सहायता चल ऐसे सारे सेवा कर्मी, वो अपना दूध वाला है, वो सब्जी वाला है, वो अपने स्कूल वैन का ड्राइवर है, वो सिक्योरिटी गार्ड है, वो मेरे परिवार की है, ऐसा प्रेम स्नेह उनको देना, ये कुटुंब इस नाते से अपना मनस्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए। कोई हताश निराश हुआ है, अमेरिकी की जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, बंगलोर के अपने मित्रों से मैं बात कर रहा था, वो बता दे हमको अभी बिना वेतन छुट्टी पे बिठा दिया है। मैंने कहा अभी रोते धोते मत बैठो, कुछ तो भी दूसरा शुरू कर दो, काम शुरू कर दिया है युवकों ने। तो ऐसा ये उत्साह बनाए रखना, पूछताछ करना, ये छोटे छोटे जो अपने सेवा कर्मी है जिनके सहायता से अपना घर चलता है, उनके घर में क्या हालत है, मैं क्या सहायता कर सकता हूं। अपना संतोष के ऊपर जो एक सुंदर सुभाषित है वो बताकर मुझे ऐसा लगता है कि अभी अपने रुकना चाहिए। विषय तो बहुत बड़ा लंबा है। अपने आदरणीय सुखदेव त्रिपाठी जी ने, डॉक्टर साहब ने ये जो उपक्रम हाथ में लिया, आत्मनिर्भर भारत में कुटुंब की भूमिका, ये बहुत सुंदर है। उसको बहुत अच्छा हम बढ़ा सकते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है कि ये जो संतोष नाम का गुण है, इसका दूसरा पहलू भी, संतोष है तो आलसी नहीं बनना। तो उन्होंने बताया कि संतोष के साथ 3 बातें जुड़ी है जिसमें हमने संतोष रखना। स्वदारे, भोजनम और धन, यानी अपनी पत्नी, उसमें हमको संतोष होना चाहिए। हमारी नजर और कहीं बाहर पर स्त्री की ओर जाने की आवश्यकता ही नहीं। ये एक जीवन मूल्य है। वो हम न्यूज़पेपर में या मीडिया में जो समाचार देखते हैं, सारा समाज जीवन कैसा खराब हो जाता है उसके कारण। ऐसे जो बार बार समाचार हमको सुनने को मिलते हैं, तो अपना व्यक्तिगत चारित्र्य, ये शुद्ध पवित्र निर्मल, धन के प्रति, स्त्री के प्रति शुद्धता, ये कुटुंब की पहली जिम्मेदारी है। भोजन जो हमको परोसा भगवान का प्रसाद है, वो जो भी रूखा सूखा होगा, हाँ अच्छे आनंद से खाएंगे उसको, भगवान का आशीर्वाद के रूप में हमको मिला है, आनंद से खाएंगे। 3 बातों में संतोष नहीं मानना, ऐसा उन्होंने बताया है। वो 3 बातें कौन सी है? उसका पहला है अध्ययन। हम स्वाध्याय का आग्रह करते हैं। हमने आदत लगाना घर में रोज कुछ ना कुछ 1-2-4 पन्ने अच्छी किताब के पढ़ना, एक में को बताना। दूसरा है जप, भगवान के नाम का स्मरण करना। ये सारा विश्व सूर्य भगवान को, चंद्रमा को, पृथ्वी को चलाने वाली जो एक शक्ति है, हमारे पूर्वजों ने बताया वो एक ही है, ओनली वन गॉड, एवरीवेयर इज गॉड। ये जो हम देख रहे हैं उसमें भी एक भगवान की अभिव्यक्ति है। तो उस भगवान के साथ जुड़े रहने के लिए उसका नाम स्मरण, भक्तिमय ऐसा अपना घर शक्ति धाम, भक्ति धाम बनाना। और तीसरा है दान। अभी हमने 5 अगस्त को अयोध्या में राम जी के वो बड़े भव्य मंदिर के लिए शुभारंभ का कार्यक्रम देखा। वो जो रघु है, राजा रघु, उनकी कहानी हमने सुनी है ना। वो क्या करते थे? हर 5 साल बाद अपना धन बांट देते थे और फिर से अपने पुरुषार्थ से कमाते थे। तो धन को अपने संग्रहित रखना, इसमें हमारे संस्कृति में मान्यता नहीं है। तो दान में संतोष नहीं रखना। ये काशी में बैठे हम, राजा हरिश्चंद्र की कहानी सबने सुनी होगी। स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका में गए तो एक युवती ने उनको पूछा, स्वामी जी ये कहानी तो बड़ी रोचक है, रंजक है, राजा हरिश्चंद्र की, सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या ये सच है? काशी में सुखदेव जी के साथ मैं गया हूं, उन्होंने वो राजा हरिश्चंद्र का घाट मेरे को बताया है, नाव से जा रहे थे हम। तो स्वामी विवेकानंद जी ने वहां पर उनको उत्तर दिया कि हाँ, ये जो मैंने कहानी बताई ये सच में घटित हुई है, सपने में कहा था, सब दे दिया। त्याग का मूर्ति, सच्चा सत्य बोलना,
इसका अधिष्ठान के रूप में हम राजा हरिश्चंद्र को देखते हैं। दान देना है तो कर्ण को याद करते हैं। तो स्वामी जी ने कहा कि हाँ, ये सच्चा हुआ है, और यदि आपको लगता है कि ये केवल कुछ कल्पना है, तो विश्व में ऐसा कौन सा साहित्य है कि जिसमें इस प्रकार की कल्पना करके कोई कहानी लिखी होगी, वो मेरे को बताओ। तो एक भी कहानी विश्व के किसी साहित्य में राजा हरिश्चंद्र की जो जीवन की कहानी हम श्रद्धा के साथ सुनते हैं, जीवन में सत्य पर खड़े होने के लिए बोलते हैं, तो वो नहीं पढ़ने को मिलती हमको। तो ये जो अपने जीवन मूल्य है, आत्मीयता, त्याग, कर्तव्य, मेरे ऊपर जो भी कर्तव्य है, मेरा विवाह हो गया है तो मेरी पत्नी है, मेरे बेटे हैं, उनका अच्छा पालन पोषण करना ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं कहीं काम के लिए जाता हूं तो वहां काम उत्तम करना, उत्कृष्ट करना, ये जिम्मेदारी मेरी है। और अपने जीवन मूल्य, इनको अपने आंखों के सामने रखकर ये संपूर्ण भारत एक है, भेदभाव वाली जो भी बातें है, जाति के कारण होगी, भाषा के कारण होगी, ऊंच नीचता वाला, उसको छोड़ देना। एकात्मता का भाव, आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए उसकी आवश्यकता है। वो कहानी मैंने आपको पहले बताई थी, आपको याद होगा। एक उत्तर भारतीय बैठे थे और कुछ दक्षिण भारतीय ऐसे। तो उत्तर भारतीय ने दक्षिण भारतीय की थोड़ी मजाक करने का उसके मन में आया। तो उसने कहा वो दक्षिण भारतीय वालों को, हाँ, कि अरे क्या आप खाना खाते हैं? बोले चावल ऐसा घुमा घुमा कर ऐसा फिर ऐसा खाते हैं। बोले ये कुछ खाने का ढंग है? तो ऐसा बोलने के बाद उसने तो गुस्सा होना चाहिए था, लेकिन वो बड़े शांति से बता रहा था, भाई साहब, कोई पहले करता है, कोई बाद में करता है। तो फिर भी उसके समझ में नहीं आया, कोई पहला करता है, कोई बाद में करता है, यानी क्या? तो बोले देखिए, जब आटा आप भिगोते हैं तो आप क्या करते हैं? उस आटे में थोड़ा सा पानी डालते हैं और बाद में फिर अपने हाथ से ऐसा ही मलते हैं ना उसको, ऐसा एक करते हैं। तो आप रोटी बनाने के पहले आटे को ऐसा करते हैं, हम चावल पकने के बाद ऐसा करते हैं। तो ये है एकात्मता की दृष्टि। कोई भेदभाव रखकर दूर करना नहीं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर कामरूप तक, ये सारा भारत एक है। ये आत्मनिर्भर होकर, विश्व गुरु बनकर और सबके कल्याण के लिए, मैं मेरा नहीं, विश्व को हम बहुत अच्छी अच्छी बातें, जैसे प्रारंभ में विवेकानंद की कहानी बताई, अरे वो जो कपड़े पहनते अपने बनारस की साड़ी के गाउन बनाकर उनको बेचो। तो इस प्रकार की नई नई कल्पकता से और अपने भारत को सुंदर बनाना, ये निश्चय हमने करने की आवश्यकता है। बहुत बड़ा आह्वान है, ऐसा मत समझना कि बहुत सरलता से है। एक केवल आंकड़ा आपको बताता हूं। अपनी केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन जी का भाषण परसों सुन रहा था। उसने बताया ये जो पेटेंट नाम से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला जो विषय चलता है, तो अमेरिका के 56,000 एप्लीकेशंस, पेटेंट प्राप्त करने के लिए 56,000 एप्लीकेशंस वो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के पास दाखिल है 2018 में। चाइना की केवल एक कंपनी के 5,400 एप्लीकेशंस, और वैसे चाइना का नंबर दूसरा है, यानी 56,000 के बाद जो भी आंकड़ा होगा वो चाइना का लगता है। और एक कंपनी केवल चाइना की 5,400 एप्लीकेशंस पेटेंट प्राप्त करने के लिए। और अपने भारत का आंकड़ा क्या है? अभी आप आंकड़ा सुनेंगे तो समझ में आएगा आपके, भारत की केवल 2,000 एप्लीकेशंस है। तो इस विषय में भी ये जो नई युवा पीढ़ी है, विशेष रूप से इंजीनियरिंग को पढ़ने वाले हैं, उनको इसके ऊपर सोच, जो बनी कैमल के जो पेंटिंग्स के अपन देखते हैं, वो दांडेकर नाम का महाराष्ट्र का ही युवक था। गांधी जी का स्वदेशी का आह्वान सुना,
अरे मैं केमिकल इंजीनियर हूं, अमेरिका लंदन से अपने को ये सारी चीजें बुलानी पड़ती है, ये मैं बनाऊंगा, ऐसा स्वाभिमान उसका जागरूक था। तो ये स्वावलंबी स्वाभिमानी ऐसा भारत बनाने का निश्चय हम आज करेंगे। कल के एकादशी का नाम बहुत अच्छा है जी, परिवर्तिनी एकादशी, यानी सारा परिवर्तन करने वाली एकादशी ऐसी है। तो उसके पूर्व संध्या पर हमने ये एक बड़ा सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया। कुछ तकनीकी कठिनाई में जुड़ने में थोड़ा सा विलंब हुआ, इसलिए आपको कष्ट हुए होंगे, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। लेकिन आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए एक अच्छा संकल्प निश्चय सद्गुणों से भरा हुआ ऐसा अपना परिवार बनाना और अपने भारत को अपनी आंखों के सामने एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के प्रयास में जो रामायण के गिलहरी का योगदान है, रामायण में हनुमान जी के सेवा का जो योगदान है, ऐसा हम भी योगदान देने का संकल्प रखेंगे, ऐसा एक आह्वान करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूं। काशी में जैसे बाबा विश्वनाथ जी विराजमान है, वैसे संकट मोचन हनुमान जी भी विराजमान है। वहां से स्फूर्ति प्रेरणा लेकर और आने वाले दिनों में हम अपने भारत को आत्मनिर्भर और विश्व का कल्याण करने वाला, सबके सुख के मंगलमय जीवन के लिए प्रयत्नशील क्रियाशील ऐसा एक सुंदर भारत निर्माण हुआ देखेंगे। इस भावना के साथ, इस शब्दों के साथ मेरी वाणी को मैं विराम देता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।